सरकार से इनकी कुछ मांगे हैं। वो मांगे यहाँ पीछे आप बैनर पे देख सकते हैं, लिखी हुई हैं। इस पे है ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, किसान मजदूर की संपूर्ण कर्जा मुक्ति कराओ, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले व्यावसायिक लोन में ओबीसी एससी एसटी कोटा लागू करो, और केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराओ, संपूर्ण मंडल कमीशन लागू करो, फसल खरीद पर एमएसपी लागू करो, और एससी एसटी एक्ट की तरह प्रभावी सुरक्षा कानून ओबीसी के लिए लागू करो। अपना परिचय बताएं, अपने संघर्षों के बारे में बताएं, कैसे कैसे आपने इसकी शुरुआत की और क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे जिन्हें लेकर आप अनिश्चितकाल धरने पर बैठ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। जो हमारे मुद्दे हैं, हमारी मांग है कि केंद्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना हो, संपूर्ण मंडल कमीशन लागू हो, ईवीएम को हटाकर के बैलेट की वापसी की जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और एमएसपी जो है उसको फसल खरीद पर लागू किया जाए, किसान मजदूर का संपूर्ण कर्जा माफी हो। ये हमारी मांगे हैं। जातिगत जनगणना आप क्यों चाहते हैं? जातिगत जनगणना से कहा जाता है कि इससे जातिवाद फैलेगा, सरकार यही चीज कह रही है। सरकार कुछ भी कहती रहती है, सरकार पर बैठे हुए लोग मूर्ख लोग हैं। आप ये बताओ, देश में क्या जातियां नहीं हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक यादव है। तो फिर ये यादव जाति नहीं है क्या? ये बिल्कुल जाति है, लेकिन देखिए सरकार जो इस पे कह रही है, जो बयान दे रही है, सरकार में बैठे हुए लोग जो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराने से जातिवाद फैलेगा, लोग जातियों में बटेंगे। अभी फिलहाल वर्गों में बटे हुए हैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तमाम है। देखिए, पहली बात ये है कि ऑलरेडी देश के अंदर जातियों की गिनती होती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। दूसरा, अगर जातियों को गिनने से देश में जातिवाद फैल जाना है तो धर्म के गिनने से देश में क्या होगा? आप धर्म की गिनती कराते हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन कितने हैं वो आप गिनते हो। आप भाषा को गिनते हो। देश के अंदर जाति को गिनने से आज तक किसी भी तरीके का उतना बड़ा दंगा नहीं हुआ जाति के आधार पर, ना ही किसी ने जाति के आधार पर कोई राष्ट्र या राज्य की मांग की। जबकि धर्म के नाम पर देश के टुकड़े हुए, बना कि नहीं पाकिस्तान बना, धर्म के आधार पर अलग हुआ। भाषा के नाम पर तमिल तेलुगु राज्य बने कि नहीं बने, कत्लेआम नरसंहार हुआ, क्या जाति के नाम पर कभी ये सब हुआ है? सेना में तो रेजिमेंटें जो हैं वो जातियों के नाम पे ही है। सेना में कुछ रेजिमेंटें जातीय क्षेत्र के नाम पर हैं, और वो सेना का एक जो सिस्टम पहले से था ब्रिटिश हुकूमत के समय, तब से ये रेजिमेंटें जाति के आधार पर बनी हुई हैं। और देश आज़ादी के बाद से शायद अभी तक कोई नई रेजिमेंट जाति के आधार पर नहीं बनी है। अब जब आप फिर कह दिया कि सेना में तो रेजिमेंट जाति के आधार पर है, तो देश में जातिवाद के नाम पर तो तमाम चीज़ें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे देश में आप ये देखेंगे, जाति के नाम पर कॉलोनी बसी हैं, शमशान बने हैं, जाति के नाम पर जो है अलग अलग चीज़ों का डिवाइडेशन है, जाति के आधार पर शादी विवाह होता है, उठना बैठना तय होता है, संगठन जाति के आधार पर बनते हैं। तो जाति को गिनने से जातिवाद कैसे फैल जाएगा जब इतना सारा चीज़ें ऑलरेडी। भारत एक जाति प्रधान देश है, इसमें जातिवाद फैल ही नहीं सकता जातियों की गिनती, ये ऑलरेडी जातिवाद में ग्रस्त देश है। आपने बैनर पे एक और मुद्दा लगाया हुआ है, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो ईवीएम आप क्यों हटाना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, ईवीएम से समय की भी बचत होती है, और ईवीएम अगर हटता है तो यकीनन बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, और बैलेट पेपर से यदि चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं कागजों की जरूरत पड़ेगी, पेड़ ज्यादा से ज्यादा काटे जाएंगे, इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एकदम तथ्य तर्क है कि पर्यावरण का नुकसान होगा, ये सारी तमाम चीज़ें हैं, या टाइम ज़्यादा लगेगा। लोकतंत्र में जब तक जनता को विश्वास ना हो, मतदाता को विश्वास ना हो, अब वो इससे सहमत ना हो कि भाई मैंने जिसको वोट दिया है, वोट मेरा वहीं गया है। आज सोचिएगा कि ईवीएम पर तमाम पूरे देश की जनता सवाल खड़े कर रही है, यानी कि तंत्र पर लोग को विश्वास नहीं है। जब तंत्र पर लोग को विश्वास नहीं तो लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए पहली जिम्मेदारी सरकार की है कि लोकतंत्र में जनता का जो भरोसा है उसको कायम करे, जनता को जो संदेह है उसको दूर करे। अगर मान लीजिए कि ठीक है, सरकार या आपका जो तर्क है या ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग का जो तर्क है, उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इससे वोटों की चोरी नहीं होती, हेरा फेरी नहीं होती, तो फिर इस तर्क को सिद्ध करे, जनता के अंदर इसको लेकर विश्वास जगाए
जो तमाम जो है हैकर्स हैं और जो दावे कर रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, उनको मौका दिया जाए लाइव हैक करने का ईवीएम को। और अगर वो हैक नहीं कर पाते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ईवीएम हैक नहीं होता। जब सैटेलाइट्स यहाँ से जो है ठीक हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, जा सकता है वहाँ पर, ठीक है, और बगैर जो है तार के जो मोबाइल से एक दूसरे से बात हो जाता है, ये सब सिस्टम हो सकता है। आप सोचिएगा, एक जो घड़ी है जिसमें कुछ नहीं होता है, उसमें अलार्म लग सकता है, टाइम पे अलार्म बज सकता है, तो ईवीएम भी टाइम के अकॉर्डिंग हैक हो सकता है। आपने बहुत अच्छा तर्क दिया ईवीएम के मुद्दे पे। ठीक है, आपका एक अगला मुद्दा है फसल खरीद पर एमएसपी लागू करो। शायद इसी चीज को लेके दिल्ली के अंदर किसान जो हैं धरने पे बैठे हुए हैं, हरियाणा पंजाब के किसान तमाम धरने पे बैठे हुए हैं। उसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या आपका समर्थन किसानों को रहेगा और किसानों की क्या ये मांग जायज मांग है? बिल्कुल किसानों की जायज मांग है और किसानों को समर्थन क्या रहेगा, ऑलरेडी हमारा समर्थन है। और किसान आंदोलन 2 जो है किसान मजदूर मोर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी में बतौर मैं सदस्य हूँ और निश्चित तौर पर मैं जल्द ही शंभू बॉर्डर भी पहुँचूंगा अपनी टीम के साथ में। तो किसान की फसल पे खरीद पे एमएसपी लागू होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसान का उत्थान करना है तो, किसान को मुसीबत से निकालना है तो, उसके स्तर को, आर्थिक लेवल को बढ़ाना है, उसकी स्थिति में सुधार लाना है, तो एमएसपी फसल खरीद पे गारंटी लागू होनी चाहिए। अच्छा जी, तो देखिए ये चीजें आपने बताई कि फसल खरीद पर एमएसपी लागू होनी चाहिए। किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, तमाम बॉर्डरों को सील किया जा चुका है, आवागमन पूरी तरह से ठप है। किसानों के लिए किसान दिल्ली में ना घुस पाए, उसके लिए तमाम सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, जारी हैं, कीलें लगाई जा रही हैं, किसानों के ऊपर आंसू गोले दागे जा रहे हैं। उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या किसान इस देश की जनता नहीं है क्या? इस देश के नागरिक नहीं है क्या? क्योंकि गोले जो दागे जाते हैं, कीलें लगाई जाती है, वो तो अक्सर देखा गया है विदेशों के बॉर्डरों पे होते हैं। सेनाएं तैनात की जाती हैं विदेशों के बॉर्डरों पे। देश के लोगों के साथ सरकार की ऐसी कौन सी लड़ाई है कि उन्हें किसानों के लिए कीले जगह जगह सड़कों में लगवानी पड़ी, बॉर्डरों को सील करना पड़ा, वहां सेना के जवान तैनात करने पड़े? सरकार मंडी और फंडी को बचाना चाहती है, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, किसानों की जमीनें उद्योगपतियों के कौड़ियों को भाव दे देना चाहती है। सरकार सोचती है कि बम, गोले, बारूद से, कीलों से, इन सब चीज़ों से, फौज से, बैरिकेड्स कर देने से, रास्ते ब्लॉक कर देने से, आंसू गैस छोड़ देने से, ड्रोन से हमले करने से किसान डर जाएगा, तो सरकार की भूल है। ये देश का अन्नदाता है, इसी के पुत्र सीमा पर जवान भी है, इसी ने जवान को पैदा किया है। और जो बाप है वो बेटे से डर जाए, ये कभी संभव हुआ है क्या? किसान डरने वाला नहीं है, न पीछे हटने वाला। किसान अपना अधिकार मांग रहा है, उसका हक है। किसान असली राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र का दाता है। इन मांगों को लेके आप आज धरने पे बैठ रहे हैं। आज आपका धरने का पहला दिन है और इस अनिश्चितकाल समय के लिए आप धरने पे बैठेंगे। यदि ये कब तक आप बैठे रहेंगे? सरकार आपकी मांगों को लगभग कब तक मान लेगी? कोई उम्मीद, कोई आशा की किरण आपको दिखती है? जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, इतना तो हम बता सकते हैं। लेकिन सरकार मानेगी, कब तक मानेगी, ये तो हम नहीं आपको बता पाएंगे। ये तो सरकार से आप सवाल पूछिए। फिर भी लड़ाई आपकी लगातार जारी रहेगी इन मांगों को लेकर? पिछले 3-4 साल से जारी है, आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।